नमस्कार, स्वागत है आपका आई मैग्नस एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ हिंदी विषय के साथ में और मेरा नाम अमित समाधिया है। मैं विगत 8 वर्षों से हिंदी विषय जिसमें एक दिवसीय परीक्षा हो, मध्य प्रदेश एसआई या किसी भी अन्य राज्य की परीक्षा हो, साथ ही साथ आपके राज्य सेवा आयोग के लिए मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम रहा इस रविवार को, उम्मीद करता हूँ आप सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ में मैं अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये जो मेरी क्लास शुरू होने वाली है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है क्या है। मुख्य लक्ष्य जो हम रख रहे हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मुख्य परीक्षा में आने वाले आपके हिंदी का पेपर, तो किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और क्या सिलेबस रहेगा। मोस्ट ऑफ आप लोग सभी लोग सिलेबस से परिचित हैं, इसलिए मैं आज सिलेबस की बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि हमें सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो हम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मुख्य बात यह है कि आप लोगों ने जैसे कि नया सिलेबस देखा होगा और इस नए सिलेबस में हिंदी के सिलेबस में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। कहीं ना कहीं ये जो संशोधन है वो ओवरऑल सिलेबस में संशोधन के तहत हिंदी के इस पेपर नंबर 5 में भी किया गया है। तो दोस्तों, क्या इसमें हिंदी में नया जोड़ा गया है। आप जानते हैं अलंकार जैसा एक शब्द को हमने इस बार या आपके आयोग ने इस बार नए तरीके से नए सिरे से जोड़ा। तो समझना भी है, जानना भी है कि अलंकार को किस तरह से पढ़ेंगे, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी बात हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम रोल निभाने वाली है आपके एग्ज़ाम में और आपके सिलेक्शन में, दोनों में। जो बालक हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी सहानुभूति की बात है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और हिंदी से उनका आने वाला बहुत ही ज़्यादा काम है। थोड़ी सी बात संशयपूर्ण रहेगी उन बच्चों के साथ में जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। इंग्लिश मीडियम से पढ़े उनके लिए संशय ये है, क्योंकि ये पूरा पेपर नंबर 5 5th पेपर जो आपका है वो आपको पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लेखन शैली में भी सुधार करना है। आप जब लिखते हैं तो लिखते समय आपकी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों में भी हमको धीरे धीरे ध्यान देना है। कई सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं या जानबूझ करके गलती से भी गलती होती हैं, ये बात समझिएगा आप लोग। इन्हीं सभी गलतियों के सुधार में मैं दिन प्रतिदिन आपका सहयोग करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलंकार। क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? अलंकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और बड़ा ही शानदार टॉपिक रहेगा। बड़े आनंद के साथ हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भी आनंद लीजिएगा। शुरू करते हैं, स्वागत है। देखें, यदि बात की जाए आपके एग्जाम के हिसाब से अलंकार क्या है, ठीक है, क्या होते हैं अलंकार। मोस्ट ऑफ सभी बच्चों ने ये कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमको मदद करेगा आपने जो भी चीज़ें हिंदी में पढ़ रखी हैं या हम आगे चल करके पढ़ेंगे वो भी सरल करेंगे। ठीक है, देखें, यदि हम लोग बात करते हैं कि अलंकार शब्द का, हम सबसे पहले यदि अर्थ को समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि हमें हिंदी के हर शब्द का लगभग हर शब्द का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। यदि हिंदी के शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है ना, तो समझिएगा कि बहुत कठिनाई आने वाली है एग्जाम में भी और चीज़ों को समझने में भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है या क्या होता है। तो सुनिएगा, यदि हम इस अलंकार शब्द को, जैसे मैंने यहाँ पे इसको संधि विच्छेद करके बताया है, अलम धनकार, क्या बताया है? अलम धनकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलम धनकार। अब सामान्य शब्द में समझें, अलम का एक सामान्य सा सरल सा क्या अर्थ हो सकता है, तो हमारा आंसर होगा सुंदर या शोभा।
क्या अर्थ हो सकता है? सुंदर या शोभा। समझ में आई बात? अब जैसे कि बात की जाए सुंदर या शोभा, तो एक मिनट थोड़ा सा कलर को सेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलेगा। तो अब इस बात को समझते हैं कि अलम का क्या अर्थ होगा। अलम का अर्थ समझिएगा कि अलम का अर्थ क्या है, तो आपका आंसर होगा सुंदर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पर्यायवाची भी याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है? पर्यायवाची भी याद करना है। तो आप सुंदर भी याद रखेंगे या आप इसका शाब्दिक अर्थ शोभा भी याद रखेंगे। क्या याद रखोगे? शोभा। क्लियर? लेकिन कार का अर्थ क्या होता है? कार का अर्थ होता है यहां पर करने वाला। क्या अर्थ होता है? करने वाला। अब क्या करने वाला? क्या करने वाला? तो हमारा आंसर होगा कि करने वाला कह लीजिएगा, या आप इसी का एक और अर्थ बता सकते हैं। आप इसी का एक और अर्थ बता सकते हैं, बढ़ाने वाला। क्या अर्थ बता सकते हैं दोस्त? बढ़ाने वाला। क्लियर? चलेगा। तो समझिए, अब इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि मैंने अलम का अर्थ आपको बताया सुंदर या शोभा, कार का अर्थ बताया करने वाला या बढ़ाने वाला, दो अर्थ बने। यदि हम इन्हीं को दोनों को एक साथ लिख लेते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताइएगा? शोभा बढ़ाने वाला। शोभा बढ़ाने वाला, ऐसा लिख सकते हैं। सही बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो ये है क्या? अलंकार को हम इस तरह से समझें कि ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे? अलंकार कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं? ये शोभा बढ़ाने वाले हैं। किसकी शोभा बढ़ाएंगे भाई, ये तो बताओ। अलंकार किसकी शोभा बढ़ाएंगे ये तो पता चले। तो अलंकार दो विषय वस्तु की शोभा बढ़ा सकते हैं। अलंकार दो विषय वस्तु की शोभा बढ़ा सकते हैं। नंबर एक फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए, हम किसी भी स्त्री की बात कर सकते हैं, किसी भी महिला की बात कर सकते हैं। यदि हम महिला या स्त्री के अर्थ में अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदलेगा। उसका अर्थ बदलेगा। क्या अर्थ निकलेगा बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि अलंकार का प्रयोग हम कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग देखें, और इसका दूसरा प्रयोग होगा आपका किसी भी कविता के अर्थ में या कविता के साथ में, पोएम के साथ में। सुनिएगा, यदि हम अलंकार शब्द का प्रयोग स्त्री के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, किसी महिला के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, महिला के संदर्भ में करते हैं, तब इस अलंकार का अर्थ क्या होने वाला है? तब इस अलंकार का क्या अर्थ होने वाला है? तो आप बताएंगे इसका अर्थ होगा आभूषण। तब इसका अर्थ होगा आभूषण, या आप कह सकते हैं गहना। क्या कह सकते हो? गहना। इसीलिए आपने कई जगह ऐसे आउटलेट देखे होंगे या ऐसी कुछ शॉप या दुकान देखी होंगी ज्वेलरी की या सोने चांदी की, हिंदी में बताएं, वहां लिखा रहता है अलंकार। अलंकार का अर्थ ही होता है गहना या आभूषण। तो जब हम अलंकार शब्द की बात किसी महिला या स्त्री के सापेक्ष या उसके संदर्भ में करते हैं, तब उसका अर्थ क्या निकलेगा? तब एक ही अर्थ निकलेगा, आभूषण या गहना। क्लियर? लेकिन तो कहीं ना कहीं इस आभूषण या गहना से इस महिला या इस स्त्री के सौंदर्य में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? एक सिंपल सा सरल सा अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण बताते हैं। इसको आप अन्यत्र ना लीजिएगा, बस समझने के लिए रखिएगा। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री बहुत ही बेहद खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल एंड सोवर है। उसने किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं किया, गहने नहीं पहने, श्रृंगार नहीं किया, तो वो तब तक अच्छी नहीं लग सकती, दिखने में इतनी सुंदर नहीं लग सकती। कितनी सुंदर कि वो कोई गहना, कोई आभूषण पहने तो उसके बाद देखें उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो अब उस महिला की सुंदरता में जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो किसके कारण हुआ? तो आप बताओगे वो गहना या आभूषण के कारण हुआ। तो कहीं ना कहीं इन आभूषण ने या इन गहना या श्रृंगार, कुछ भी कह लीजिएगा, इन
के द्वारा उस महिला के सौंदर्य में क्या हुआ, वृद्धि हुई। ऐसे ही याद रखेंगे, एक तो अलंकार का पॉइंट आपने ये समझा, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझ लीजिएगा। यदि किसी कविता के या किसी पोएम के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, किसी काव्य में बात की जाए, काव्य भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कविता समझ नहीं आए, आप कंफ्यूज रहे कि कोई किसी स्त्री महिला का नाम तो कविता नहीं है ना, हम काव्य लिख सकते हैं। काव्य की बात कर लेते हैं। यदि काव्य में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, यदि काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं, तब क्या होगा, तो कविता या काव्य की सौंदर्यता बढ़ा, सॉरी, तो आप क्या याद रखोगे, कविता या, एक मिनट, कविता या, तो कविता या काव्य में, कविता या काव्य में सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए या सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलंकार का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात। तब क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। कब और क्यों करेंगे कविता में अलंकार का प्रयोग, क्योंकि आप उसमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं, कुछ सौंदर्यता उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कविता में या काव्य में किसका प्रयोग करते हैं, तब आपका आंसर होगा, तब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो एक बात समझ में आई आपको या नहीं आई, एक बार फिर से हम इनको 1 मिनट में फटाफट सुन लेते हैं। मैंने अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आप याद रख सकते हो, आभूषण और या श्रृंगार। अब समझना, बड़े ध्यान से देखना, गौर से देखना, यहां पर जो श्रृंगार लिखा हुआ है, हर हमेशा आप जब भी श्रृंगार लिखेंगे तब किस तरह लिखा जाएगा, बड़े ध्यान से स्क्रीन पे देखना। हमारे पास तमाम तरह के ऑप्शन में आपको दे सकता हूं। आप पढ़ते हैं श्रृंगार, कहीं कहीं इस तरह लिखा होगा, बी ऑप्शन मैंने यहां पे लिखा श्रृंगार, कहीं कहीं आपने इस तरह से लिखा देखा होगा, ठीक है। और फिर अब ये 2 तरीके के कॉमन हम सामान्य देखेंगे, इनका प्रयोग देखने को हमको मिलता है, ठीक है, चलेगा। लेकिन अब सही क्या है, तो सही आपको याद रखना है, जो 100% व्याकरण के दृष्टिकोण से सही है, वो आपका रेड कलर में लिखा हुआ है श्रृंगार। अब इसका उच्चारण क्या रहेगा, तमाम लोग कुछ भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इनका अलग रहता है, उच्चारण अलग रहता है, इसका उच्चारण होगा श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है। अब समझना, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे श्रृंगार। जब हम, एक मिनट जरा, जब हम, अब यहां से सुनिएगा, जब हम इस तरह से श्रृंगार लिखते हैं तब इसका उच्चारण होगा श्रृंगार, रा आएगा, री नहीं आएगी, श्रृंगार। और जब आपने इसे इस तरीके से लिखा तो अब इसका उच्चारण होगा श्रृंगार, ठीक है। और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, ठीक है, आप नहीं हैं मुझे पता है, कुछ और भी हैं, वो इस तरीके से लिखेंगे। इसको जो पढ़ के बता दे उसको मैं मान जाऊंगा, पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी व्यंजन के साथ में रेफ पदेन रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो एक पदेन रा की जो कंडीशन है वो तो ये है, ठीक है, पदेन रा की कंडीशन ये है, ठीक है, कॉमा मैंने लगाया। और जब आप री का प्रयोग करेंगे, ये री है, जब किसी वर्ण के साथ में इस तरह घुमा के लगाओगे तो इसको री पढ़ते हैं, री। और ये जो रा लगाया है, त्रियक रेखा खींच के इसको हिंदी में पदेन रा कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अब इन दोनों को आपने जोड़ के एक नया वर्ण बना दिया, मतलब आप तो वैयाकरण बन गए भाई। काय को तैयारी कर रहे हैं, वैयाकरण बन गए, किताबें लिखो तमाम, ठीक है, आपकी किताबें प्रचलित हो जाएंगी, बहुत फेमस हो जाओगे। इन दोनों को जोड़ करके तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों ने इस प्रकार की एक नई संरचना बना दी। अब इसको पढ़ना मुश्किल ही नहीं, हम सबके लिए बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ है, नहीं पढ़ सकते। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सही सही लिखना सीखना है, आपको विद्वान नहीं बनना, ठीक है, विद्वान नहीं बनना। जो चीज है उस तरीके से, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से ये दोनों चीजें गलत लिखी हुई हैं, ये भी गलत है और ये तो गलत है ही सरासर। श्रृंगार जिसको मेकअप कहते हैं, सजना सवरना कहते हैं, उसके लिए सही शब्द का प्रयोग क्या होगा, ये होगा। तमाम ब्यूटी पार्लर वाले आपने देखा होगा, वो कहते हैं कैसे भी, चलो ठीक है, अब सुन लीजिएगा, तमाम लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा मेकअप कर देंगे, इस प्रकार से श्रृंगार कर देंगे। पहले उनसे ये कहो लिखना तो सीख लो, उसके बाद करना। जब लिखना नहीं आता तो बाद बाकी चीजें कैसे करते होंगे आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा,
ठीक है, तो श्रृंगार किस तरीके से लिखना, एक बार फिर से बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपका एक आधी नंबर कटवा दे। श्रृंगार होगा तो नहीं बल्कि बिगड़वा भी देगा। ये समझ में आ गई बात। अब चलते हैं यहां पे थोड़ा सा आगे। देखो क्या बात कर रहे थे, आभूषण का मतलब एक गहना भी होता है, श्रृंगार, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भी कविता या वनिता, बनता पर्याय होता है स्त्री का, महिला का। ठीक है, तो कोई कविता या कोई वनिता क्या करे, आभूषण या श्रृंगार के माध्यम से उसके सौंदर्यता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब समझिएगा। तो अलम का अर्थ बता दिया शोभा, ठीक है, कार का अर्थ बता दिया करने वाला, क्लियर। अगला देखो, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया शोभा करने या बढ़ाने वाला, क्लियर बात होगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, संज्ञा के रूप में कभी भी अलंकार शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, संज्ञा के रूप में अलंकार का क्या अर्थ हो सकता है, तो मैंने अभी ऊपर लिखा था 1 मिनट पहले, आभूषण या गहना, क्लियर बात है। यहां तक किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने सब अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, कुछ नहीं बताया है, सिर्फ अलंकार शब्द का अर्थ बताया है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा जरा। यदि बात की जाए चलो, यदि बात की जाए कि अलंकार की क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्या परिभाषा हो सकती है, तो मैं यहां पे थोड़ी देर में आता हूं, आपको पहले कुछ चीज मैं दिखाऊं। चलेगा, आपके एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और प्रश्न ये पूछा गया, एक मिनट, और प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि बताएं अलंकार किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनर इस बार पूछेगा, अलंकार किसे कहते हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द का अर्थ तो हमें पता चला, लेकिन अब अलंकार किसे कहते हैं, अब कैसे बताएं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, यहां से हम लोग बात कर लेते हैं अलंकार की परिभाषा को लेकर के, अलंकार की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। चलेगा, देखो अलंकार की डेफिनेशन क्या हो सकती है समझते हैं। मैंने भी बताया अलंकार का अर्थ होता है सामान्यतः गहना। अब वो क्या करते हैं, कोई भी गहना या आभूषण जो है ये क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या करता है, किसी भी महिला या स्त्री, जो कोई भी, जिस भी शब्द से आप समझ पाओ, उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है। सौंदर्य में क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं चमत्कार उत्पन्न करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं चमत्कार उत्पन्न करता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं चमत्कार उत्पन्न करता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं चमत्कार उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इतनी सी बात से हम देखो परिभाषा बनाने वाले हैं काव्य की। काव्य, ये तो किसी महिला के परिप्रेक्ष्य में बात है, ये तो किसी महिला के परिप्रेक्ष्य में बात है। और जब किसी कविता के किसी कविता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी, तो मैंने भी बताया था कविता समझ में नहीं आए तो आप लोग काव्य याद रख लीजिएगा। कविता शब्द नहीं समझ आए तो आप लोग काव्य याद रख लीजिएगा। तो यहां से क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, क्या याद रख सकते हो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। तो वे गुण या वे धर्म, फिर से सुनिएगा, वे गुण या वे धर्म जो क्या करते हो, वे गुण या धर्म क्या करते हो, किसी भी काव्य की, किसी भी कविता की शोभा बढ़ाते हो या कोई चमत्कार उत्पन्न करते हो, तो उन्हें उस कविता का या उस काव्य का क्या कह सकते हैं, अलंकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसे अलंकार कह सकते हैं। तो देखिएगा यही डेफिनेशन यहां पे लिखी होगी, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। हम धर्म के साथ साथ गुण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। धर्म या गुण क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के संदर्भ में एक डेफिनेशन है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। अब इसको समझ लीजिएगा, ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये दी है आपके आचार्य दंडी जी, ठीक है। और बामन, दंडी जी की परिभाषा है। बामन ने क्या कहा है, सौंदर्यम अलंकार कहते हुए काव्य में सौंदर्य को ही अलंकार माना है। इन्होंने ये कहा है,
इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई भी गुण या कोई भी धर्म किसी भी कविता में कोई सौंदर्य या कोई विशेष चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो वह गुण क्या कहलाता है, वह गुण ही अलंकार कहलाता है, या वह धर्म ही अलंकार कहलाता है। वैसे ही एक परिभाषा वामन जी ने दी है, उन्होंने कहा है सौंदर्यता उत्पन्न करे या विशेष चमत्कार उत्पन्न करे तो वो चीज क्या कहलाती है, या उसे क्या कह सकते हैं, आप अलंकार कह सकते हो। ठीक है, ये बात आपको यहां से याद रखना है। अगली बात देखिएगा, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। एक मिनट देखें, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कभी डेफिनेशन वैसे आपको ज्यादा लिखनी नहीं है, ये डिपेंड करता है हमसे एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र के अनुसार क्या है, भावों, हालांकि इनकी डेफिनेशन किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम में न के बराबर पूछी जाने वाली परिभाषाओं में से एक है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होते हैं। क्या है, कोई भी रचना, कोई भी कविता या किसी भी काव्य की कोई भी रचना को हम किस तरह से समझें, उनको पढ़ने में कुछ आपका इंटरेस्ट हो, क्यों कोई चीज पढ़ी जाए। नहीं कहते एक शब्द सुना जाता, एक शब्द कई बार आता है, या कई बच्चों की एक शिकायत रहती है, मुझे ये विषय पढ़ने में बड़ा कठिन लगता है, ये विषय पढ़ने में मुझे रुचि नहीं है, ये विषय पढ़ते तो नींद आने लगती है। मतलब सीधी सीधी ये बात है कि आप उस विषय में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको आनंद नहीं आ रहा है। अब आनंद तब आएगा जब आपका उस विषय के प्रति लगाव होगा। लगाव कब होगा, तो समझिएगा कुछ ऐसा हो, उसमें कुछ चमत्कारिक शब्द का प्रयोग हो, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो कि उसका लगाव और आपका लगाव, आपका उस विषय के प्रति लगाव बढ़ जाए। ठीक है, तो समझिएगा कि उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का कुछ विशेष तरीके से रूप, कुछ विशेष तरीके से गुणों, इन सब को या क्रियाओं को आप बहुत तेजी से अनुभव करते हो, तो ये सभी चीजें क्या हैं कि जो रूप है, गुण है, या आप विशेष तरीके से उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तेजी से उन चीजों को समझ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी पॉइंट या रचनाएं क्या कहलाती हैं, अलंकार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अलंकार कहलाती हैं। किसके अनुसार है, तो ये आप बताओगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, चलेगा। अगली बात देखो, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। हालांकि अलंकार के संदर्भ में हम बात आचार्य भरत मुनि जी की भी करेंगे, अभी बात कर रहे हैं भामा के अनुसार। इन्होंने अपनी एक परिभाषा लिखी है, तो ये परिभाषा आप लोग चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्या, इनकी एक सरल सी परिभाषा हिंदी में याद रख लो कि आभूषण अलंकार के बिना नारी का मुख जो है वो सुंदर नहीं लगता। जैसे इस तरीके समझो कि कविता जो है, कविता से मतलब मैं ओब्लिक करके लिख रहा हूं, काव्य की कविता किसी का नाम नहीं है। ठीक है, कविता या काव्य ये बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती है। सेम उसी प्रकार से कोई वनिता मतलब स्त्री भी आभूषण के बिना अच्छी या चमत्कारिक या सुंदर नहीं लगती है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है डेफिनेशन, क्योंकि हमारे एग्जाम में आने वाली नहीं है, ऐसा अभी मैं मानता हूं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे अभी आपको बताएंगे। यदि कभी ये एक तरीके से क्वेश्चन बन भी सकता है, ये क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है, हो सकता है ऐसा पूछ ले, अलंकारों के संदर्भ में या अलंकार विषय के परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्वानों के मत या परिभाषाएं बताइए, तब हम इन डेफिनेशन या इन परिभाषाओं को याद रखेंगे या रख पाएंगे। क्लियर बात है, और वहां पे भी डिस्कस करेंगे। छोड़ेंगे तो खैर कुछ भी नहीं, आगे बात करेंगे, ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, चिंता नहीं करो। आगे देखो, अब यहां पे बात करते हैं अलंकार के भेद और प्रकार। एक बिल्कुल सिंपल सरल सा प्रश्न मान लीजिएगा, क्वेश्चन मान लीजिएगा, इस टाइप का आ सकता है कि अलंकार के भेद व प्रकार, कुछ भी कह लीजिएगा। अब देखो क्या है, यहां पे थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बनेगी। हम याद रखेंगे अलंकार के भेद, तो समझिएगा कि हम मुख्यतः अलंकार को दो भाग या दो भेद में बांटते हैं। समझना बात को, अलंकार के मुख्यतः दो भेद या दो भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। कौन कौन से हैं मुख्यतः, कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 मुख्यतः कौन कौन से, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा शब्द अलंकार, और सेकंड पॉइंट है आपका अर्थालंकार। इनको प्राथमिकता दीजिएगा या इनको प्राथमिकता दी गई है। क्लियर।
अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आंसर करेंगे दो, शब्दा और अर्था। लेकिन वर्तमान में कहें या तमाम कुछ बुद्धिजीवी कहें या वैयाकरण कहें, उन्होंने अलंकार का तीसरा भेद माना है, जिसे हम लोग कहते हैं उभया अलंकार। क्या कहते हैं? उभया अलंकार। इनकी अभी डेफिनेशन से भी बात करेंगे, अभी समझेंगे सारी बात। तो समझिएगा कि अलंकार को मुख्यतः दो भाग या दो भेद में बांटा गया है, क्लियर। लेकिन तीसरा भेद या तीसरा उपभेद भी माना जाता है, जिसे हम लोग उभया अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगली बात देखिएगा। यदि बात की जाए शब्दालंकार के बारे में, बात की जाए शब्दालंकार के बारे में, तो क्या परिभाषा होनी चाहिए? तो शब्दालंकार की परिभाषा, किसी भी अलंकार में, शब्दालंकार की डेफिनेशन सुनना दोस्त, किसी भी अलंकार में शब्द के कारण, किसी भी अलंकार में शब्द के कारण कोई चमत्कार, शब्द के कारण कोई, एक मिनट, शब्द के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य, कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता हो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शब्दालंकार। क्लियर हो पाई बात? फिर से सुनिएगा, डेफिनेशन क्या है कि किसी भी अलंकार में जब शब्द के कारण कोई भी चमत्कार, कोई भी सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं शब्दा अलंकार। अब इसके भेद क्या है? वो सुन लीजिएगा। तो सुने, इसके प्रकार हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है, इसमें यमक अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे और विप्सा अलंकार पढ़ेंगे। ये सारे अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत पढ़ना है? शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ना है। हालांकि सिलेबस में लिमिटेड दिए हैं, हम एक दो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। वैसे ही अगली हेडिंग है, अगला पॉइंट है अर्थालंकार। तो समझिएगा, जब किसी शब्द का विशेष अर्थ निकलता हो, विशेष अर्थ उत्पन्न होता हो, जब किसी शब्द का कोई विशेष अर्थ उत्पन्न होता हो, तो उस अलंकार को हम कहते हैं अर्था अलंकार। क्या कहा जाएगा? अर्था अलंकार कहा जाएगा। अभी क्या बताया था? अभी ये बताया था मैंने आपको कि यहां पे जो आपका सौंदर्य या चमत्कार जो उत्पन्न हो रहा था, उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या था? तो आपने बताया उसका कारण था शब्द। लेकिन अब क्या हुआ? जो शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उस शब्द का कुछ विशेष अर्थ निकलेगा और उसी अर्थ के कारण उत्पन्न चमत्कार या उत्पन्न सौंदर्य को हम क्या कहते हैं? अर्था अलंकार कहते हैं। समझ में आई बात? तो शब्दालंकार की डेफिनेशन क्लियर हो गई, अर्थालंकार की डेफिनेशन क्लियर हो गई। हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझिएगा। एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पहले कुछ चीजें हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। देखें, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बताएं कि उभया अलंकार की क्या डेफिनेशन होगी, क्या परिभाषा होगी, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सुनिएगा, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि शब्द के कारण जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, इसको अभी हमने बताया था शब्दालंकार। ये आपका रिवाइज भी हो गया, ठीक है, शब्दालंकार। और अभी मैंने बताया, एक मिनट, हाँ, और अभी मैंने बताया जब किसी शब्द के अर्थ के कारण एक मिनट, चलेगा, हाँ, अर्थ के कारण जो चमत्कार या सौंदर्य
चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता हो, उत्पन्न होता हो, उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अर्थालंकार। उसे क्या कहेंगे? अर्थालंकार। क्लियर? यदि अब हमारे पास एक ऐसा अलंकार है जहां शब्द और अर्थ के कारण, एक ऐसा अलंकार है जहां शब्द व अर्थ, जहां शब्द व अर्थ दोनों के कारण, शब्द व अर्थ दोनों के कारण, शब्द व अर्थ दोनों के कारण, शब्द व अर्थ दोनों के कारण सौंदर्य, दोनों के कारण सौंदर्य या चमत्कार, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता हो, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता हो, उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उभयालंकार। क्लियर हुई बात? तो समझना उभयालंकार क्या है। तो जहां पे शब्द और अर्थ दोनों के कारण कोई विशेष अर्थ उत्पन्न होता हो, उसे कहते हैं आपका उभयालंकार। एक उदाहरण समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अर्था और शब्दा तो पढ़ेंगे, उभया की चर्चा बहुत कम होती है और शायद आपको उदाहरण भी कम मिलते हैं। एक उदाहरण हम लिख लेते हैं कि कजरारी, कजरारी अखियान में, कजरारी अखियान में, कजरारी अखियान में, कजरारी ना लखात, ना लखात। अब इस उदाहरण में, अब इस उदाहरण में आपको दोनों अलंकार की कंडीशन मिलेगी, शब्दालंकार की भी मिलेगी और अर्थालंकार की भी मिलेगी। लेकिन बात तो यह है कि हम कौन सा लगाएंगे। तो जब शब्द के कारण कोई विशेष चमत्कार और अर्थ के कारण कोई विशेष चमत्कार होगा, तब हम वहां पर अलंकार का आंसर करते हैं उभयालंकार। तो ये कजरारी अखियान में, कजरारी ना लखात, ये किस अलंकार का उदाहरण बनेगा? ये बनेगा आपका उभयालंकार का। क्लियर होगी बात? अब इसके आगे की बात देख लेते हैं। यहां पे मैंने आपको इसके तीनों भेद बता दिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, शब्दालंकार, अर्था और ये आपका उभयालंकार। क्लियर होगी तीनों बातें? आगे चलते हैं। यहां पे मैंने उभयालंकार का एक उदाहरण बता दिया। अब इसके आगे की बात देखो। यदि हम यहां पे आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी एग्जाम में मैंने भी बताया था कि क्वेश्चन लगभग किस टाइप के बन सकते हैं, तो समझिएगा। क्वेश्चन हमारी एग्जाम में सिंपल पूछेगा, अलंकार किसे कहते हैं, क्या बताओगे? अभी मैंने डेफिनेशन बताई 1 मिनट पहले। अब हम थोड़ी थोड़े से ये स्किल डेवलप करेंगे कि हम अपने प्रश्न का, क्वेश्चंस का आंसर किस तरह लिखा जाए या आंसर किस तरह दें, क्योंकि नया टॉपिक है, जोड़ा गया है आपके सिलेबस में। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अलंकार किसे कहते हो? सबसे पहले परिभाषा बता दीजिएगा। जो मैंने अभी परिभाषा लिखी थी वही परिभाषा लिखी हुई है, अभी आप लोग ये सुन चुके हैं, वो परिभाषा लिखी। अब समझते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, अलंकार किसे कहते हैं। इसके डेफिनेशन के बाद आपको कुछ भी नहीं बताना है। समझ में आई बात? हमने सिंपल डेफिनेशन लिखी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है कि अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, वो गुण या धर्म को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब साथ में चाहो 1 या 2 विद्वान का मत जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब एग्जामिनर इसमें आपको 2.5 से कम नंबर देने की सोचेगा ही नहीं यदि आपने 2 विद्वानों के मत और लिख दिए तो। यह बात आपको समझना है, याद रखना है। यदि आपसे अगला क्वेश्चन एग्जामिनर यह पूछता है अलंकार के भेद बताओ, यदि एग्जामिनर आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि अलंकार के भेद बताओ, तो अब आप अलंकार के क्या भेद बताने वाले हैं? मैंने बताया कि अलंकार के तो मुख्यतः 2 भेद हैं। आप यहां से भी लिख सकते हो, आप यहां से भी लिख सकते हो कि अलंकार, यहां पे मैं लिख देता हूं कि अलंकार के मुख्यतः, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं, मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। लेकिन तीसरा उपभेद या तीसरा भेद भी लिख सकते हैं, उपभेद नहीं लिखना चाहो तो तीसरा भेद उभयालंकार, तीसरा उपभेद उभयालंकार भी माना गया है। इस तरह से भी लिख सकते हैं।
ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अलंकार के 3 भेद हैं, तीनों के नाम लिखे, शब्द, अर्था और उभय अलंकार। यदि आपको लगता है हम इस तरह से लिखना चाहते हो तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, लेकिन तीसरा भेद कौन सा माना गया है तो आप बताओगे उभय अलंकार माना गया है। ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने अभी इनकी डेफिनेशन बताई थी, अभी आपको यहां पे मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? शब्द अलंकार किसे कह रहे थे, अर्थ अलंकार किसको कह रहे थे, उभय अलंकार किसको कह रहे थे। तीनों की डेफिनेशन लिखी है। वही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ये क्वेश्चन के रूप में आपके पास आएगा, आपके सामने आएगा क्वेश्चन, और इसी तरीके से आंसर करना है, पॉइंट टू पॉइंट। इधर उधर ज्यादा सोचना नहीं है, ना तो टेंशन लेना है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो बड़ा ही सटीक पढ़ा है और वो आपके एग्जाम में मार्क्स ओरिएंटेड रहेगा ही रहेगा। इस बात से टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है। अब देखो यहां से अगली बात, अब माना कि आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन आया आपके पास में श्लेष अलंकार, माना कि श्लेष अलंकार पूछ रहा है तो आप क्या आंसर करोगे। हालांकि मैंने भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए, तो हमें पहले सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि श्लेष अलंकार की क्या कंडीशन, क्या परिभाषा, क्या शर्त होती है। लेकिन उससे भी पहले यह पता होना चाहिए कि श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप बताओगे या आप बताएंगे कि श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या बताओगे? श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। मतलब क्या याद रखना है, ये आपके पास कोई शब्द है, समझना बड़े ध्यान से, ये आपके पास ये शब्द है, कोई भी शब्द है, इस शब्द के साथ में, एक शब्द के साथ में कई अर्थ चिपके होंगे। एक ही शब्द होगा और अलग अलग अर्थ निकलेंगे। क्यों? उस शब्द के साथ में ये तो चिपके हैं। तो जब किसी शब्द के साथ में कई अर्थ चिपके होते हैं तब वहां पे एक अलंकार बनता है जिसका नाम क्या रखा गया? श्लेष अलंकार नाम रखा गया। श्लेष अलंकार नाम रखा गया। क्लियर है? अब देखो डेफिनेशन क्या हो सकती है। जब किसी पंक्ति या लाइन, कुछ भी आप याद रखो, हिंदी में बात करें तो पंक्ति की बात की जाएगी, तो जब किसी पंक्ति में शब्द का प्रयोग, एक ही शब्द का प्रयोग एक बार किया गया, कोई भी शब्द एक बार आया हो परंतु भिन्न भिन्न संदर्भ में, अलग अलग स्थान पर उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो, अलग अलग स्थान पे उसका अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यह बात याद रखना है। तो जब किसी भी अलंकार में क्या हो, एक शब्द आता है, एक शब्द का अर्थ अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, उसे आप क्या कहने वाले हैं? उसे आप कहने वाले श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि मैंने बताया श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपने बताया भी थोड़ी देर पहले, चिपका हुआ। क्या बताया? चिपका हुआ। क्लियर बात? अगला पॉइंट देखिएगा। अब आपने ये तो परिभाषा दी है, अभी तो आपने ये परिभाषा दी है श्लेष अलंकार की, लेकिन अभी आपने क्या नहीं लिखे? उदाहरण नहीं लिखे। उदाहरण भी लिखना है, कम से कम 3 तो उदाहरण लिखना ही लिखना है, कम से कम 3 लिखना है। तो ये आपको याद रखने की ड्यूटी है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इतने उदाहरण यहां पे बताऊंगा कि आप सारे चीजें क्लियर कर लोगे। समझ में आ गई बातें? चलेगा। तो पहला उदाहरण लिखा है कि मंगन को देख पट देत वार वार है। अब ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो समझते हैं इसको, किस तरीके से इसका आंसर किया जाएगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा बस, चलेगा। आ जाओ लौट के वापस। अब यहां पे लिखा है कि मंगन को देख पट देत वार वार है। मैंने यहां पे उदाहरण लिखा, मंगन को देख पट देत बार बार है। बहुत बढ़िया उदाहरण है और वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो बिल्कुल खरा उतरता है। जैसे मंगन मतलब क्या होता है? मंगन किसी का नाम नहीं है। ठीक है, मंगन किसी का नाम नहीं है। मंगन माने हो गया मांगने वाले। मंगन माने क्या हुआ? मांगने वाले। जो आपके घर या घर के आसपास जो बेचारे मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, पेट भर रहे हैं, उनको यहां पे मंगन कहा गया है, मतलब मांगने वाले। ठीक है, मंगन को देख पट। अब समझना, माना कि आपके घर के दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया। यदि आप बहुत बड़े दयालु टाइप के व्यक्ति हैं, दयावान टाइप के व्यक्ति हैं, तो उसने जो मांगा आपने दे दिया। और मान लो मेरे जैसा कोई व्यक्ति हुआ, मांगने वाला आया, मैंने तो दरवाजा बंद कर लिया और उसी की में से थोड़ी सी सांस में से देख रहे हैं निकल गया या नहीं निकला। जब वो निकल जाए तब दरवाजा खोलें। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बनती है, समझना। मंगन माने मांगने वाला, देख माने देख कर, पट माने दरवाजा। पट पर्याय होता है दरवाजे का। पट पर्यायवाची होता है किसका? दरवाजे का, डोर का।
पट देत बार बार, मतलब दरवाजे को बंद कर देते हैं। किसको देख करके? तो आपने बताया मंगन माने मांगने वाले को देख करके दरवाजा आपने क्या कर लिया? बंद कर लिया। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण क्या है? ये तो मैंने अपनी कंडीशन बताई, और यही कंडीशन आपके ऊपर क्या खरी उतरती है? आपके ऊपर ये उतरेगी मंगन माने मांगने वाले, मांगने वाले को देख करके पट, पट पर्यायवाची होता है वस्त्र का, पट पर्यायवाची होता है वस्त्र, कपड़ा, कुछ भी कह लीजिएगा। तो एक पट पर्यायवाची होता है वस्त्र का, कि मंगन माने मांगने वाले को देख करके आप क्या कर रहे हैं? कपड़ों का दान दे रहे हैं, उसको कपड़े दे रहे हैं। तो ऐसे एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और दोनों परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर आपका उदाहरण बनेगा कौन से अलंकार का? तो आंसर करेंगे श्लेष अलंकार का। समझिएगा, इस पट के साथ में दो अर्थ चिपके हैं कि नहीं चिपके हैं? बताओ। दो अर्थ चिपके हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है? एक पट का मतलब दरवाजा हुआ और एक पट का अर्थ क्या हुआ? वस्त्र हुआ। तो बात क्लियर हो गई। यहां पे अलंकार कौन सा बन जाएगा? श्लेष अलंकार बनेगा। क्लियर बात है। अगला उदाहरण क्या है? शुभरण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। शुभरण के यहां पे इस शब्द का, शुभरण शब्द का कवि, कामी और चोर, इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। देखें कवि क्या चाहता है, कवि के परिप्रेक्ष्य से देखें। कवि के परिप्रेक्ष्य से सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब होता है अच्छा, और वर्ण माने जानते ही हैं, वर्ण माने जानते ही हैं, जिनको आप लोग थोड़ी देर समझने के लिए अक्षर कह दो। कवि क्या चाहता है? हम कुछ ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह करें अच्छे अच्छे वर्णों का, जिससे अच्छी कविता बन सके। कवि क्या चाहता है? सुवर्ण। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का क्या अर्थ है? अच्छे वर्ण। अच्छे वर्ण से अच्छे शब्द बनेंगे, अच्छे शब्द से कविता उसकी रोचक बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी। तो कवि तो यही चाहता है अच्छी कविता लिख जाए। ठीक है। कामी यानी कि जो व्यभिचारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सुवर्ण माने अच्छा शरीर, सुवर्ण माने सुंदर शरीर। तो व्यभिचारी या कामी टाइप के लोगों के लिए, कामी टाइप के लोगों के लिए सुवर्ण का मतलब क्या हुआ? सुंदर शरीर। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, चोर। चोर के लिए सुवर्ण मतलब क्या बनेगा? सुवर्ण। चोर के लिए सुवर्ण क्या बनेगा? तो आप बताओगे चोर के लिए सुवर्ण माने बनेगा सोना, गोल्ड। यदि सोना है तो जाग जाओ, ऐसा ये कह रहा है चोर। ठीक है। अगला देखो सुवर्ण। तो आपने क्या देखा? ये एक ही शब्द है जिसके अलग अलग तीनों के अर्थ निकले कि नहीं निकले? तो यहां पे यही तो कंडीशन बताई थी। श्लेष में आपको मैंने क्या बताया था कि श्लेष में क्या होता है? श्लेष में यह होगा कि यहां पे अर्थ चिपके होंगे, अर्थ चिपके होंगे। तो बनी बात या नहीं बन पाई? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? अगला उदाहरण देखो, प्रियतम बतला दो, प्रियतम बतला दो, एक मिनट, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। हो सकता है कोई एक मां अपने पति से, अपने प्रियतम से पूछ रही है मेरा लाल कहां है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोई मां अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है। लाल, लाल पर्यायवाची होता है पुत्र का, लाल पर्यायवाची होता है पुत्र का, बेटे का, कुछ भी कह लीजिएगा। ठीक है। तो पूछ रही है मेरा पुत्र कहां है, मेरा बेटा कहां है। और एक अर्थ यह भी निकलेगा इस लाल का, एक अर्थ यह भी निकलेगा इस लाल का, क्या? लाल का मतलब होता है कीमती रत्न। हीरा, पन्ना, जवाहरात सुने होंगे, उन्हीं में एक कैटेगरी होती है लाल रंग का कोई कीमती विशेष प्रकार का रत्न। तो कीमती रत्न। तो ये बात आपको याद रखनी है, समझनी है कि जब भी किसी एक शब्द के साथ में दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर आपका अलंकार कौन सा बनने वाला है? तो आपका आंसर होगा श्लेष। क्लियर बात है। तो श्लेष में आपने क्या समझा कि जब एक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे लेकिन अलग अलग सेंस में अलग अलग अर्थ होते हैं, ये बात याद रखना है। तो आपने एक सरल सी परिभाषा पहले बता दी, उसके बाद आपने 2-3 उदाहरण लिख दिए, आपकी बात एकदम सॉलिड तरीके से आपका आंसर हो गया। अब भाई बताओ नंबर कहां से काटेगा? क्या पूछ रहा था? परिभाषा पूछ रहे थे साहब। आयोग आपसे क्या पूछ रहा था? परिभाषा पूछ रहा था, आपने दे दी। ठीक है। फिर क्या पूछ रहा? उदाहरण। उदाहरण 3 नहीं 4 लिख दो। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या अब इतने से कम में गुंजाइश बनेगी? क्या नहीं बननी चाहिए, जहां तक मानना है। भाई आपकी राइटिंग अशुद्धि लिखते हैं तो आप उन पे धीरे धीरे काम करना शुरू कर दीजिएगा और नंबर धीरे धीरे करके बचाएंगे।
हम नंबरों को काटने से रोकने की कोशिश करेंगे, कटवाएंगे नहीं। ठीक है, चलेगा। तो ये तो एक छोटा सा सामान्य सा परिचय था। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे अगली क्लास में चीजें को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।